हेलो फ्रेंड्स, मैं यूडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद यूडी में। फ्रेंड्स, वीडियो की क्लैरिटी को लेके जो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। प्राचीन इतिहास के 10 टॉपिक्स का शेड्यूल जो हमने डिसाइड किया था उसे पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि विद इन टाइम ये पूरा हो जाए। ये बहुत अच्छा चांस है फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आगे सिलेक्शन और वैकेंसी दोनों के चांसेस कम होने वाले हैं। तो जम के लग जाइए, सिलेक्शन ले लीजिए इसी टाइम में। मेरी और मेरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ लोग फ्रेंड्स लगातार लेक्चर की भी डिमांड कर रहे हैं, परंतु 21 जून के डेट को ध्यान में रखते हुए अभी लेक्चर नहीं कराया जा रहा है। मैंने सफिशेंट एक्सप्लेनेशन दिया है इन वीडियोस में, इन टेस्ट सीरीज़ में। अगर जो फिर भी आपको लगता है कि लेक्चर की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, मैं नियमित क्लासेस शुरू करवा दूंगा। अभी टेस्ट सीरीज़ और उनका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जिनका जो आप पे आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक धार्मिक आंदोलन के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे आज हम। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट से जितने भी इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और कि इससे एक इसका भी एक सबसेक्शन है जिसे बौद्ध संगीतियों के नाम से हम लोग जानते हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन उठते हैं और बार बार वो ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, तो बहुत ध्यान से और पूरे लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और फ्रेंड, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 20 क्वेश्चन के टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ। अगर जो इसमें 17 या उससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, प्रीलिम्स में अगर जो 85% से कम मार्क्स हैं आपके तो आप मेंस नहीं लिख सकते। ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी प्रीलिम्स का, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का रिजल्ट उठा के देखिए, जिस किसी के 85% से कम मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, उसको मेंस लिखने को नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिली है। तो जम के लग जाइए, इसी रेशियो को 85% के रेशियो को ध्यान में रख के काम करिए और अपना टारगेट इतना ही रखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और डी उनका प्रबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उनका गृह त्याग। फ्रेंड्स, उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिनको एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है, जैसे महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। इनका बार बार रिपीटेशन होता है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं इनका मतलब आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा इस वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। महाविनिष्क्रमण के बारे में मैंने आपको बता दिया, गृह त्याग। दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन में प्रथम बार गौतम बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया गया। थर्ड है महापरिनिर्वाण। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग किया गया, जिसका प्रतीक रूप जो कहलाता है वो पद चिन्ह कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रतीक हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। जन्म को इनके कमलवत सांड से प्रदर्शित किया जाता है, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल यानी बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से, मैंने अभी बताया आपको, मृत्यु को स्तूप से प्रदर्शित किया जाता है फ्रेंड्स, तथा हिरण व चक्र से धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। शब्दावलियाँ अलग हैं इसकी और प्रतीक चिन्ह अलग हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के याद करिएगा, शब्दावलियाँ अलग हैं और प्रतीक चिन्ह अलग हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे अपना पहला उपदेश दिया था? आपके ऑप्शंस है ए वैशाली, बी बोधगया, सी राजगृह और डी जो है सारनाथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। ऋषिपत्तन वर्तमान समय में वाराणसी, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार करने के लिए उरुगवेला, जिसे प्राचीन काल में, जिसे वर्तमान समय में हम लोग गया के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से
ऋषिपत्तन आए, गौतम बुद्ध और ऋषिपत्तन जिसको सारनाथ कहा जाता है वर्तमान समय में, और यहाँ आके उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इसी चीज़ को अगर जो चिन्हों में प्रदर्शित किया जाए तो वो चक्र और हिरण से प्रदर्शित किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। ए महेंद्र वर्मन, बी मेघवर्मन, सी यशोवर्मन और डी शशांक वर्मन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन दक्षिण के पल्लव वंश से संबंधित थे। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग के और शैव धर्म धारण कर लिया था। फ्रेंड्स, विदेशी राजा शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारत का वर्तमान स्वरूप जो है पहले से भिन्न था। प्राचीन काल में बहुत से स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे इसमें, इसलिए इसमें विदेशी शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर शक का रकबा, फ्रेंड्स ये रकबा नहीं है, ये सकर्षण व वसुदेव लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो सकर्षण व वसुदेव दोनों अंकित हैं। तो आपके ऑप्शंस ऐसे हैं, ए हुविस्क, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त और डी अर्गोथोक्लीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अर्गोथोक्लीज। ये एक यूनान से संबंधित शासक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी क्वेश्चन पे आपके इस टेस्ट का पूरा दारोमदार है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में समाहित हो जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 बार इसको जैसे ही सुनेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए कपिल वस्तु, बी लुम्बिनी, सी वैशाली और डी राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी बी लुम्बिनी। लुम्बिनी इसलिए फ्रेंड, कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों के दिया गया, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कपिल वस्तु के लुम्बिनी या लुम्बिनी के कपिल वस्तु। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व में राजा शुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे के यहाँ बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। फ्रेंड्स 2017-18 में ये पीसेस में पूछा भी गया था कि महामाया गौतम बुद्ध की माता का वंश क्या था, तो वो कोली वंश है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात माता के इनके देहांत हो गया, और इनका पालन पोषण जो किया इनकी मासी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है शाक्य कुल, यहाँ भी कुल पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनकी पत्नी का कुल क्या था। तो इनकी पत्नी का कुल शाक्य ही था। शाक्य कुल की यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण मैंने ऊपर आपको बताया, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम बार ये सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से शिक्षा लेने पहुँचे, परंतु इनको वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। दूसरी बार इन्होंने अपना गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया, जो कि राजगृह के समीप निवास करते थे। यहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उरुग्वेला, जो वर्तमान समय में बोधगया के नाम से जाना जाता है, 6 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग इन्हें बुद्ध कहने लगे, तथा दूसरा इन्हें तथागत भी कहा जाने लगा। तथागत का सही अर्थ होता है फ्रेंड, सही है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ होता है सही है ज्ञान जिसका। फ्रेंड्स यही वो शब्द है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया इनके प्रारंभिक जीवन और इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में। अब बढ़ते हैं महाभिनिष्क्रमण से आगे की घटना जो कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। उरुग्वेला, बोधगया से ऋषिपत्तनम, सारनाथ पहुंचकर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात मगध के राजा बिंबिसार ने इनके लिए इनके निवास स्थान को बेलुवन नामक एक महाविहार का निर्माण करवाया। नालंदा महाविहार का निर्माण जो है कुमारगुप्त ने करवाया था। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है।
कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपने जितने भी राजकुल के सदस्य थे उनके साथ बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इनके लिए पूर्वा राम या पुब्बा राम या पूर्व राम, इन तीनों नाम से जाना जाता है, एक बिहार का निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, स्तूप शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो प्रथम बार हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में, जिसका अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य की जो राजधानी थी, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महानिर्माण प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो सुबोध को दिया था। तो फ्रेंड्स, इस एक क्वेश्चन से कम आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं अगर जो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा और सुना होगा। 1 से 2 बार रिपीट करते ही आपको ये याद भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 6 क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका समर्थन कौन से राजा के अभिलेख द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शन में ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष और डी धर्मपाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक। मौर्यवंशी अशोक के रोमिनदेव अभिलेख से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि शाक्य मुनि का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। फ्रेंड्स, अशोक ने इनके जन्म स्थान पर पूजा की तथा इनके जन्म स्थान को अपने राज्य से करमुक्त कर दिया। तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था? ए बसाड़ अभिलेख, सी निगाली सागर अभिलेख, सी रामपुर अभिलेख और डी रोमिनदेव अभिलेख स्तंभ है। फ्रेंड्स, ये रोमिनदेव स्तंभ अभिलेख है। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि रोमिनदेव अभिलेख से ही ये ज्ञात होता है कि जो कि अशोक का था कि जो शाक्य मुनि हैं उनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी कौशाम्बी और डी राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी राजगृह, सी कौशाम्बी सॉरी। बुद्ध के सर्वाधिक जो शिष्य थे वो कौशल राज्य में हुआ करते थे और जो ये कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, बुद्ध ने यहीं अपने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हिरण है? फ्रेंड्स, ये हिरण सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये मरण नहीं हिरण है। तो इसको सही कर लीजिएगा आप कि किस घटना का चित्रण जो है हिरण सहित चक्र द्वारा हुआ है। ए महाविनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश और डी जो है वो निर्माण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी प्रथम उपदेश, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, नीचे आपको केवल 2 बार दिख रहा होगा कि यूपीपीसीएस मेंस 2002 में आया है, लेकिन मैं आपको इसकी एक्चुअल डेट्स बताता हूँ जब ये आया है। यूपीपीसीएस मेंस 2004 में भी आया है, यूपीपीसीएस 1993 में आया है, बिहार पीसीएस 2005 में आया है, एमपीपीसीएस 1991 और 99 में आया, बिहार पीसीएस 2011 और 2015 में आया है, यूपी लोअर की परीक्षा 2011 और 2015 में भी आया है। तो इस फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन के रिपीटेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे किया था? तो इसको मैंने ऊपर के क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया है। आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सारनाथ। और सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता था, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों को बौद्ध भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस नगर में दी गई? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी राजगृह और डी कुशीनगर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वैशाली। अपने शिष्य आनंद की मंत्रणा, मतलब इनके शिष्य जो थे आनंद, उनकी मंत्रणा के पश्चात इन्होंने बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बुद्ध संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की और सर्वोत्तम बौद्ध संगति में शामिल होने वाली जो स्त्री थी इनकी मासी प्रजापति गौतमी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक
क्या है? ए महावीर के 3 नगीने, बी बुद्ध के उपदेश का संग्रह, सी महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और डी तीनों लोगों का वर्णन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो भी उनकी शिक्षाएं दी गई थी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में विभक्त किया गया है और उन 3 भागों को पिटक कहा जाता है और इसीलिए इन तीनों को एक साथ बोलने पे इसे त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूक्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं दी हुई हैं, सूक्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं और डी अभिधम्म पिटक में धार्मिक जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनको दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपी लोअर 2003 और 4 में, राजस्थान पीसीएस 2012 में, एमपी पीसीएस 1996 में और 2014 में, झारखंड पीसीएस 2016 में, यूपी आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? ए अलार कलाम, बी वशिष्ठ, सी शंकराचार्य और डी शुद्धोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अलार कलाम। अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे जिनसे बुद्ध ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? 5th क्वेश्चन के लास्ट में मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था फ्रेंड। ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोसल और डी सुभद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुभद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोध गया, सी कुशीनगर और डी कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? अभी मैंने बिल्कुल आपको रिसेंट में ही बताया, कई बार ये क्वेश्चन आया है इसलिए आपको फिर से बताना पड़ा। ए मल्लों के राज्य में, बी शाक्यों के राज्य में, सी पालों के राज्य में और डी लक्ष्मियों के राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मल्लों के राज्य में, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आपको दिया है। 2 सूचियाँ फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन में आपको दी गई हैं। एक तरफ उनकी जन्म से जुड़ी जो भी गतिविधियां थी वो हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े प्रतीक हैं। इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था, तो इसके सीधे आंसर को मैं बता रहा हूँ, आप सीक्वेंस में खुद लगाइएगा। तो इसका सही सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, इनके जन्म को कमल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनके प्रवचन को हिरण व चक्र द्वारा, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाबोधि वृक्ष को इनकी जो महाबोधि है उसको बोधि वृक्ष से प्रदर्शित किया जाता है और ग्रह त्याग को घोड़े द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके सीक्वेंस से डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ये भी मैंने 5th क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने आंसर बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये बार बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, प्रथम बौद्ध संगति जहाँ संपन्न हुई वह सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कुंडलवनग्राम। तो ये चारों के चारों ऑप्शन फ्रेंड ऐसे हैं, जो ए बी सी डी चारों ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ कोई ना कोई बौद्ध संगति हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ए राजगृह। अब बात कर लेते हैं सभी बौद्ध संगतियों की। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसके जिसका शासनकाल था वो था अजातशत्रु का। तो फ्रेंड्स फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई, राजगृह में महाकश्यप इसके जो थे अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति फ्रेंड्स 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, सभाकामी इसके अध्यक्ष थे और काला अशोक का शासनकाल था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति 551 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र से इसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई, कुंडलवन ग्राम जो कश्मीर में स्थित है, वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासनकाल था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, आप नीचे देख भी रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा किसने बनवाई थी? ए कुषाणों ने, बी गुप्तों ने, सी राजपूतों ने और डी शकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी गुप्तों ने। गुप्तों ने भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा जो है वो सारनाथ में स्थापित करवाई थी। बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में दिया गया। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक मैंने आपको बता ही दिया कि कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता कहा जाने लगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी उसी में इनकी मूर्ति की पूजा की जाने लगी। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। हीनयान जो थे वो बुद्ध को मनुष्य और महायान जो थे वो बुद्ध को देवता मानते हैं। यही मेन डिफरेंस भी है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान में। महायान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं, और हीनयान बुद्ध को मनुष्य मानते हैं। और लास्ट इसका एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्धों जो भारत में मूर्ति पूजा के प्रारंभ कराने वाले थे वो कौन थे? तो वो बौद्ध ही थे जिसके समय से भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया। और एक क्वेश्चन और बार बार घुमा के पूछ लेता है, जैसे अभी पूछा बुद्ध की स्पर्श मुद्रा वाली, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति के बारे में, वैसे ही पूछता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा के बारे में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो है फ्रेंड्स कुषाणों ने करवाया था। तो ये हो गए सभी इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेरे वादे के अनुसार जो मैंने ट्रिक की बात की थी आपको बताने की, ये सारे फैक्ट्स जो हैं मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक और घटनाएं, तो ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इसको याद करने की ट्रिक फ्रेंड मैंने नीचे लिखी हुई है कि ये 483, 383 और 251 और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ये तो लगभग सबको याद हो जाते हैं। ये स्थान नहीं याद होते हैं और ना ही उनके अध्यक्ष और ना ही अजातशत्रु शासक याद होते हैं जल्दी। तो स्थानों को याद करने की मैंने ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। रवै पाक मतलब रावा पाक, उसे आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। रावा सूजी को कहते हैं, पाक खाने को कहते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। रवै पाक से आप इसको पूरी तरीके से याद कर सकते हैं। और रवै पाक जो है, रा से राजगृह, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन ग्राम। और बाकी इसके आगे अध्यक्ष के नाम और जो शासनकाल है उनके शासकों के नाम लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात की है। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं: सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि, सम्यक आजीवक, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि। ये 8 मार्ग दिए हुए उन्होंने, जीवन को जीने का बेहतरीन तरीका बताया है। तो फ्रेंड्स ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जैन धर्म की। फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर किसी ना किसी स्टडी ग्रुप में ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा जैन धर्म से संबंधित। थैंक यू।